हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर है पुष्पी पात्रों में लैंगिक अंतर। हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। उस पार्ट 1 में हमने पुष्प की संरचना तक पढ़ा है, तो आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। देखो, इस चैप्टर में 3 घटनाएं के बारे में पढ़ना है। पहला तो निषेचन पूर्व घटना, दूसरा निषेचन है, तीसरा निषेचन पश्चात घटना। हमने इस घटना को शादी वाले ट्रिक से भी इसे हमने कोरिलेट किया था, पार्ट 1 में आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं निषेचन पूर्व घटना। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने इस चैप्टर की ओर। देखिए, निषेचन तक की घटना इसे कहिए, या आप निषेचन पूर्व घटना भी इसको बोल सकते हैं। निषेचन तक की घटना या निषेचन पूर्व घटना। ठीक है, थोड़ा लिखावट गड़बड़ हो सकती है, बट आप टॉपिक को समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए, इसे आप निषेचन तक की घटनाएं बोल सकते हैं या निषेचन पूर्व घटना। देखिए, हम इसे अभी आपको शॉर्ट में एकदम बता रहे हैं कि निषेचन पूर्व घटना में हम करेंगे क्या। पहला काम करेंगे नर युग्मक का निर्माण, दूसरा काम मादा युग्मक का निर्माण। अब नर युग्मक का निर्माण कैसे होगा, मादा युग्मक का निर्माण कैसे होगा, ये चीजें समझ लेते हैं। अभी इसे हमें आगे चल के डिटेल में करना है। देखो, हमने कल आपको पुष्प की संरचना बताया था, तो हमने बताया था पुष्प में दो मेन भाग होते हैं, दो मुख्य भाग होते हैं। पहला एक भाग होता है पुंकेसर और दूसरा भाग होता है स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर, स्त्री और जो पुंकेसर होता है ये नर वाला भाग होता है, हमने हमने कल बताया था आपको। और जो स्त्री केसर भाग होता है ये मादा वाला भाग होता है। ठीक है, हाँ। तो देखिए, हमने बताया था कल की जो पुष्प की संरचना में कि जो पुष्प के अंदर दो मुख्य अंग होते हैं, एक होता है स्त्री केसर, एक होता है पुंकेसर। जो पुंकेसर होता है वो नर वाला भाग होता है पुष्प में, और जो स्त्री केसर होता है वो मादा वाला भाग होता है नर में। तो देखो, हम नर युग्मक का निर्माण कैसे करेंगे। देखो, जो हमारा पुंकेसर होता है उसके अंदर क्या होता है, परागकोश होते हैं। ठीक है, अब परागकोश के अंदर क्या होता है, परागकोश के अंदर होता है लघु बीजाणु धानी, या परागकोश कक्ष भी इसको कहते हैं। हमने क्या देखा कि पुंकेसर है, पुष्प है, पुष्प में क्या होगा, पुंकेसर होगा, पुंकेसर के अंदर क्या होगा, पराग कोश होगा। पहले क्या होगा, पुंकेसर होगा, दूसरे नंबर पे पराग कोश होगा, पराग कोश के अंदर क्या होगा, लघु बीजाणु धानी तीसरे नंबर पे आएगा। लघु बीजाणु धानी को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और परागकोश कक्ष को पोलन सेक कहते हैं। ठीक है, इसको चाहे लघु बीजाणु धानी आप बोलो चाहे परागकोश बोलो, आपको दोनों शब्द ध्यान में रखना है, चाहे लघु बीजाणु धानी हो चाहे परागकोश हो। तो हमने क्या भी देखा कि हमारे पास कोई पुष्प है, पुष्प के अंदर क्या है, पुंकेसर है, पुंकेसर के अंदर क्या है, परागकोश है, परागकोश के अंदर क्या है, लघु बीजाणु धानी है। अब लघु बीजाणु धानी में क्या होगा, ये देखो, इसे हटा दो, ये जो आ गया ये गलती से आ गया यहाँ पर, ये वाला पार्ट ये नीचे रहेगा। ठीक है, देखो हमने क्या समझा, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा यहाँ। ठीक है, हमने देखो क्या समझा, हमने कहा कोई पुष्प है, पुष्प के अंदर क्या होगा, पुंकेसर होगा, पुंकेसर क्या होता है, नर वाला भाग होता है। उसके अंदर क्या होगा, पुंकेसर के अंदर परागकोश होगा, परागकोश के अंदर क्या होगा, लघु बीजाणु धानी होगी, लघु बीजाणु धानी में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या होगा, लघु बीजाणु का निर्माण होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन के बाद लघु बीजाणु का निर्माण होगा, लघु बीजाणु में विभाजन होकर क्या बन जाएगा, परागकण, और परागकण ही क्या होता है, नर युग्मक होता है। यही क्या होता है, नर युग्मक होता है। देखो यहाँ हमने परागकण का फोटो भी लगा दिया है, पर इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी शॉर्ट में आप समझ लीजिए हम निषेचन पूर्व घटना में करते क्या 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 है। पहले आपको समझ में आ गया कि नर युग्मक का निर्माण करते हैं और कैसे करते हैं, ये भी हमने बता दिया। अब समझते हैं मादा युग्मक का निर्माण कैसे करेंगे। देखो, हमने बताया कि मादा युग्मक निर्माण करने के लिए हमारे पास पुष्प होगा, पुष्प के अंदर क्या होगा, पहले स्त्री केसर,
देखो क्या होगा, पहले पहले हमारे पास होगा स्त्री स्त्री केसर। आपको पुष्प की संरचना तो पता होगा, हमने कल अच्छे से बताया था, आप जाकर अगर आप नहीं देखे आप देख सकते हैं। देखो स्त्री केसर, स्त्री केसर की में क्या होता है, उसके नीचे अंडाशय, यानी स्त्री केसर में क्या होगा, अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होगा, बीजांड, हमने कल बताया था। और बीजांड के अंदर क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन कोशिका। गुरु बीजाणु जनन कोशिका, गुरु बीजाणु जनन कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन। इस अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनेगा, गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। गुरु बीजाणु के निर्माण के बाद क्या बन जाएगा, भ्रूण कोश बन जाएगा। इसी भ्रूण कोश के अंदर हमारा क्या होता है, अंड, क्या होता है, मादा युग्मक। मादा युग्मक देखो यहाँ पर है, ये जो है ये संरचना है, ये किसका संरचना है, ये भ्रूण कोश का संरचना है। ये जो ये आपको बीच में दिख रहा होगा जिस पर लेबलिंग किया गया एक का, यही क्या है, अंड युग्मक, इसी कहते हैं, यानी मादा युग्मक। क्या कहते हैं इसको, मादा युग्मक। ठीक, इतना आपको समझ में आया। एक बार मैं फिर से डिटेल में समझा दे देना चाहता हूँ। देखो हमारे पास कोई पुष्प होगा, पुष्प के अंदर क्या होगा, पुंकेसर होगा। ठीक है, पुंकेसर होगा। पुंकेसर क्या होता है, नर वाला भाग होता है। वैसे ही पुष्प में क्या होगा, एक स्त्री केसर होगी। स्त्री केसर क्या होगा, मादा वाला भाग होगा। ठीक है, अब देखो, अब पुंकेसर की में क्या होगा, पराग कोष होगा। वैसे ही मादा वाला जो भाग है स्त्री केसर, उसके अंदर क्या होगा, अंडाशय होगा। ठीक है, फिर पराग कोष में क्या होगा, लघु बीजाणु धानी होगी। वैसे ही जो अंडाशय है उसके अंदर क्या होगा, बीजांड होगा। ठीक है, बीजांड को गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं, याद रखना आप। क्या कहते हैं इसको, गुरु, गुरु, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। देखो जो बीजांड होता है, ये जो बीजांड होता है इसको गुरु बीजाणु धानी भी बोलते हैं, गुरु। ठीक है, आप लिख लेना कि जो बीजांड होता है उसको गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया कि पुंकेसर होगा, पुंकेसर के अंदर परागकोश होगा। वैसे ही स्त्री केसर होगी, स्त्री केसर के अंदर क्या होगा, अंडाशय होगा। अंडाशय के अंदर बीजांड होगा। बीजांड के अंदर क्या होगा, गुरु बीजाणु जनन कोशिका होगी। इसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बोलते हैं। वैसे ही लघु बीजाणु धानी होगी। लघु बीजाणु धानी के अंदर भी लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। देखो यहाँ पर हमने लिखा है एमएमसी, यानी मदर सेल। एमएमसी माने मदर माइक्रोस्पोरेंजिनस सेल, मदर माइक्रोस्पोरेंजिनस सेल, एमएमसी का फुल फॉर्म होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन। वैसे ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या गुरु बीजाणु जनक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो उसके बाद क्या बनेगा, गुरु बीजाणु बनेगा। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन के बाद लघु बीजाणु बनेगा। फिर गुरु बीजाणु के बाद भ्रूणकोश बनेगा। इसमें लघु बीजाणु के बाद परागकण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं नर युग्मक का निर्माण को। ठीक है, अब नर युग्मक के निर्माण को हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले पुंके। हमने बताया कोई पुष्प होगा, पुष्प के अंदर पुंकेसर होगा। पुंकेसर के अंदर क्या होता है, परागकोश होता है। तो सर्वप्रथम परागकोश की संरचना के बारे में जानते हैं। परागकोश को इंग्लिश में एंथर कहते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो परागकोश क्या होता है, परागकोश, परागकोश पुंकेसर का ऊपरी भाग होता जिसमें परागकण बनते हैं। देखो पुंकेसर की कुछ संरचना इस प्रकार थी, ऐसे डंडी नुमा संरचना था, ऐसे उसमें था। ये जो ऊपर वाला, ये जो फूला वाला संरचना है, ये जो फूला वाला भाग होता है पुष्प में, इसको कहते हैं परागकोश। और जो नीचे वाला होता है इसको कहते हैं तंतु। ठीक है, अब ये जो पुंकेसर, ये जो परागकोश है, ये क्या होता है, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। परागकोश पुंकेसर का ऊपरी भाग होता है। देखो कुछ इस प्रकार संरचना होता है। देखो ये पूरा क्या है, ये पुंकेसर है। और परागकोश कहाँ लगा हुआ है, पुंकेसर के ऊपर वाले भाग में लगा हुआ है। देखो ऊपर ही लगा हुआ है ना ये।
ये ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो वही परागकोश पुंकेसर के ऊपरी भाग होता है जिसमें क्या बनते हैं, परागकण का निर्माण होता है। अब देखते हैं परागकोश की संरचना कैसी होती है, ठीक है, आपको समझ में आ गया परागकोश की संरचना। परागकोश सामान्यतः द्विखंडी होता है। द्विखंडी को हम द्विपाली भी बोल सकते हैं। द्विपाली होता है, ठीक है, यानी बाइलोब्ड होता है। पराग को सामान्यतः द्विखंडी यानी द्विपाली होता है। प्रत्येक खंड में दो परागकोश कक्ष। ये जो परागकोश कक्ष है आप इसको लघु बीजाणु धानी भी बोल सकते हैं। लघु बीजाणु धानी भी बोल सकते हैं, ठीक है, होता है। यानी कि जो परागकोश होता है उसकी उसकी संरचना परागकोश सामान्यतः द्विखंडी या द्विपालित होता है। अभी बताया द्विखंडी द्विपालित भी बोल सकते हैं। और प्रत्येक खंड में दो परागकोश कक्ष या पोलन से क्या माइक्रोस्पोरेंजिनस। माइक्रोस्पोरेंजिनस इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में लघु बीजाणु धानी कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक एक जो परागकोश होता है, जो हमारा एक परागकोश है, एक परागकोश वो कुल 4 परागकोश कक्ष होते हैं। यानी एक एक जो हमारा परागकोश होता है, यानी एक परागकोश में 4 परागकोश कक्ष यानी 4 लघु बीजाणुधानी होते हैं। अब आइए हम संरचना देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने आपके लिए अच्छा सा डायग्राम लिया है। अब इसको समझने की कोशिश करें। देखो ये क्या है कि जो आपको डंडीनुमा संरचना पूरा दिख रही है, ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं पुंकेसर। और पुंकेसर में ये नीचे वाली संरचना है डंडी, इसको कहते हैं पुतंतु। और ये जो फूला हुआ भाग है इसको कहते हैं परागकोश। अब देखो जो जो हमारा परागकोश है, परागकोश को क्या कर रहे हैं, हम बीच में से इसे काट दे रहे हैं, ठीक है। अब ये काटने के बाद कुछ इस प्रकार हो जाएगा। जब काटेंगे तो ये जो कटा हुआ भाग है, देखो यहाँ पर ऐसे काट दिए, तो देखो ये जो ये पूरा संरचना दिख रहा है ये परागकोश है। अब देखो परागकोश है, ठीक। ये जो बीच बीच में ये जगह जो दिख रहा है 1 2 3 4, ये इसी को कहते हैं परागकोश कक्ष या लघु बीजाणु धानी। कितने कितने कोष दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, 4 दिख रहे हैं। यानी एक परागकोश, जो ये पूरा एक परागकोश होता है, इसके अंदर कितने लघु बीजाणु धानी होते हैं, तो हम कितने बोल सकते हैं, 4 लघु बीजाणु धानी होते हैं। क्यों, क्योंकि हमने जब परागकोश को ऐसे काटा, जब हमने ऐसे काटते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको टीएस काट बोलते हैं, टीएस काट, ठीक है। जब हमने ऐसे काटा तो हमें कैसी संरचना दिखी, इसके अंदर 4 हमें कोष दिखे, उस 4 कोष को हमने क्या बोला, लघु बीजाणु धानी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आओ और हम और दिखाते हैं आपको। अब देखिए, अभी इस डायग्राम को देखिए। अब देखो जब हमने लघु बीजाणु धानी को काटा तो कुछ हमें इस प्रकार की हमें संरचनाएं प्राप्त हुई। अब देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी हमें कितनी कितनी लघु लघु बीजाणु धानी मिली, 4 लघु बीजाणु धानी मिली। देखो लघु बीजाणु धानी फर्स्ट, लघु बीजाणु धानी दूसरी, लघु बीजाणु धानी तीसरी, लघु बीजाणु धानी चौथी, ठीक है। अब देखो अब हम समझते हैं कि परागकोश को क्या कर रहा है, द्विखंडी परागकोश बोल रहा है, यानी द्विपालित परागकोश बोल रहा है। यानी इसे पालिया कैसे हमें पता चलेगा कि द्विपालित कैसे, वो क्यों कह रहा है कि परागकोश द्विपाली होता है या द्विखंडी होता है। देखो मान लो हमने परागकोश को ऐसे बांट दिया, ये एक पाली हो गया या दूसरी पाली हो गया, यानी देखो आपको यहाँ पर 2 पालियां दिख रही होगी। जब हम परागकोश को ऐसे बीच में से बांट रहे हैं तो ये जो है ये प्रथम पाली है, यानी ये प्रथम खंड है। ये क्या है, ये दूसरी पाली है। इसी को कहते हैं परागकोश क्या होता है, द्विपालित होता है। और प्रत्येक पाली में 2 परागकोश यानी 2 लघु बीजाणुधानी होते हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये जो एक फर्स्ट पाली है इसके अंदर कितने लघु बीजाणुधानी है, 2 है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। और दूसरी पाली में देखिए, ये जो दूसरी पाली है इसके अंदर भी कितने लघु बीजाणुधानी है, 2, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। यानी जो एक सामान्य परागकोश होता है वह द्विपालित यानी द्विखंडी होता है। इसके प्रत्येक खंड में 2 लघु बीजाणु धानी होते हैं, यानी यानी एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द्विखंडी परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानी होती है, हमने आप बताया, यहाँ पर हमने
लिख दिया। यानी जो द्विपालित परागकोश होता है इसके अंदर कितने लघु बीजाणु धानी होती है? 4 लघु बीजाणु धानी होती है। अब देखो, अब इसकी कुछ परतें होती है। जो हमारा परागकोश है उसकी कुछ परतें होती है। देखो, जो परागकोश की सबसे बाह्य परत होती है, जो आपको ये दिख रही होगी, ये सबसे बाहरी वाली परत, ये वाली जो सबसे बाहरी परत है इसको कहते हैं बाह्य त्वचा। ठीक। अब इसके नीचे एक परत और होती है। देखो, आपको एक पीला कलर की ऐसी दिख रही होगी, ये पट्टी गई है, दिख रही है आपको? इस परत को कहते हैं अंतः त्वचा। ठीक है। अब इसके नीचे भी एक और परत दिख रही होगी आपको, ऐसे दिख रही है ये परत। इस परत को कहते हैं मध्य परत या मध्य त्वचा। अब और आपको एक लघु बीजाणु धानी की चारों तरफ केवल दिख रही होगी हरी हरी कलर, केवल लघु बीजाणु धानी की चारों तरफ होती है, केवल लघु बीजाणु धानी की चारों तरफ होती है। इसको कहते हैं टेपिटम। ठीक है, आपको आपको इतनी बातें समझ में आई? यानी कि हमारा परागकोश होता है उसमें 4 लघु बीजाणु धानी होती है, और जो परागकोश होता है उसकी 4 परतें होती हैं। पहला परत बाह्य त्वचा होता है, दूसरा परत अंतः त्वचा होता है, तीसरा मध्य परत होता है। ये तीनों परतें परागकोश की चारों तरफ पाई जाती है, परंतु जो सबसे अंदर परत पाई जाती है टेपिटम, ये केवल लघु बीजाणु धानी की चारों तरफ ही होती है। ठीक है। अब देखो, और लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या होता है? लघु बीजाणु जनक कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और इसी लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या निर्माण होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। यहाँ पर हमने लेबलिंग कर दिया। ठीक है, आपको ये डायग्राम अच्छे से बनाना है अपने नोट्स में। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये समझा कि जो परागकोश होता है वो 4 परतें से घिरा, जो लघु बीजाणु धानी होती है वो 4 परतें से घिरी हुई होती है। अब देखो, आपको कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा। अब वो चाहे पूछ ले परागकोश की संरचना बनाओ, चाहे पूछे लघु बीजाणु धानी की संरचना बनाओ, दोनों दोनों जगह केवल एक ही संरचना बनेगी, जो मैं आपको अभी ये संरचना बताया हूं। चाहे वो परागकोश की संरचना कहे, चाहे वो लघु बीजाणु धानी की संरचना कहे, दोनों जगह आपको सेम ही संरचना बनानी है। ठीक है, चाहे वो परागकोश की संरचना कहे और चाहे वो लघु बीजाणु धानी की संरचना कहे, दोनों जगह सेम ही संरचना बनानी है। और ये प्रश्न आ चुका है यूपी बोर्ड में, 3 से 5 अंक में पूछा हुआ ये प्रश्न है कि आप परागकोश या लघु बीजाणु धानी की टीएस काट का चित्र बनाते हुए वर्णन करें। ठीक है, अब हम इसके बारे में समझते हैं आगे। हमने अभी समझा कि जो हमारी लघु बीजाणु धानी होती है वो 4 परतें से घिरी हुई होती है। पहली परत होती है बाह्य त्वचा, इसको इंग्लिश में एपिडर्मिस कहते हैं। दूसरी होती है अंतः त्वचा, अंतः त्वचा को एंडोथीसियम कहते हैं। मध्य परते को मिडिल लेयर कहते हैं। टेपिटम को टेपिटम ही बोलते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं परतें करती क्या है। हमारे लघु बीजाणु धानी के चारों तरफ जो परतें होती हैं क्या करती हैं, इनका काम क्या है। ठीक है, हम आगे समझते हैं। अब देखो, जो सबसे पहले बाह्य परत होती है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, जो सबसे बाहरी परत होती है, करती क्या है? यह परागकोश की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है जो अंदर की संरचना की रक्षा करती है। यानी जो बाह्य त्वचा होती है वो कुछ नहीं करती, वो परागकोश के अंदर की संरचना को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, सुरक्षा का कार्य करती है। अब देखो, अब जो दूसरी परत होती है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम क्या करती है? एंडोथीसियम परत जो होती है यह परागकोश के फटने का कार्य करती है। देखो, जो एंडोथीसियम परत होती है, हमें पता है लघु बीजाणु धानी के अंदर परागकण का निर्माण होगा। अभी हमने ऊपर में शॉर्ट में आपको बताया है। अब कैसे निर्माण होगा ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, कि हमने आपको शॉर्ट में बता दिया है। देखो क्या होगा, ये जो एंडोथीसियम परत है यानी जो अंतः त्वचा है, ये करती क्या है? जब परागकण का निर्माण हो जाता है तो लघु बीजाणु धानी को फटने में सहायता प्रदान करती है। ये करती क्या है? इसे कहते हैं, ये आर्द्रता ग्राही होती है। आर्द्रता क्या होती है? ग्राही होती है, यानी पानी को सोखती है, हाइड्रोस्कोपिक होती है। ये पानी को क्या करेगी? सोख कर फट जाएगी, जिससे परागकण बाहर निकल आते हैं। कहां से? लघु बीजाणु धानी से। ठीक है,
ये समझ में आ गया। रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन, यानी ये परागकण को रिलीज करती है, यानी बाहर निकालने में सहायता प्रदान करती है। जो अंत त्वचा होती है, एंडोसीथियम होती है। ठीक है, अब देखते हैं मिडिल लेयर क्या करती है, यानी जो मध्य परत होती है। जो मिडिल लेयर यानी जो मध्य परत, यह परतें विकास के दौरान पोषण प्रदान करती है और बाद में नष्ट हो जाती है। बाद लिखा है, ठीक है, इसे आप अच्छा कर लेना, यानी बाद में नष्ट हो जाती है। यानी जो परागकण का निर्माण हो रहा है उसे क्या करती है, पोषण देती है। देखो, अगर कोई चीज बन रहा है तो उसे खाने पीने के लिए कुछ चाहेगा, तो जो मध्य परत होती है क्या करेगी, जो हमारा परागकण का निर्माण हो रहा है उसे पोषण प्रदान करेगी। ठीक है, टेपिटम यूजेस दिस मटेरियल। ओके, समझ में आ गया। यानी टेपिटम क्या करेगा, जो ये पोषण देता है वो टेपिटम इसका प्रयोग करेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि जो मध्य परत होती है क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। कब करती है, जब परागकण का विकास हो रहा होता है। जब परागकण पूर्णतः परिपक्व हो जाता है तो क्या करती है, बाद में नष्ट हो जाती है परत। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं टेपिटम क्या करती है। टेपिटम टेप्टम सबसे अंदर की परत होती है। अभी हमने देखा परागकोश के अंदर जो लघु बीजाणुधानी है उसके सबसे अंदर की परत होती है। और एक मैंने खास बात इसमें बताया कि जो टेप्टम परत होती है वो केवल लघु बीजाणुधानी के चारों तरफ ही पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि टेप्टम जो परत होती है वो केवल लघु बीजाणुधानी के चारों तरफ ही पाई जाती है। और टेप्टम करती क्या है, सबसे मुख्य काम इसका, टेप्टम क्या करती है, विकसित होते हुए लघु बीजाणुधानी को पोषण प्रदान करती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लघु बीजाणुधानी की पोषण कौन प्रदान करता है, अगर आंसर में अगर टेप्टम है तो आपको टेप्टम को ही टिक करना है, क्योंकि मुख्य रूप से जो लघु बीजाणुधानी के अंदर जो परागकण का निर्माण होता है वो केवल टेप्टम ही उसको पोषण देती है, उसके बाद मध्य परत देता है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना होगा। ओके, अब हम अन्य कार्य भी देख लेते हैं टेप्टम के। टेप्टम के बहुत कार्य होते हैं। अब देखो, टेप्टम क्या करता है, एक स्पोरोपोलेनिन नाम का पदार्थ का निर्माण करता है। देखो ये पीवाईक्यू है, ये यूपी बोर्ड पीवाईक्यू है। ठीक है, ये क्या करता है, टेप्टम स्पोरोपोलिन नाम का पदार्थ का निर्माण करता है। अब देखो स्पोरोपोलिन जो पदार्थ है ये बहुत कठोर होता है, यह रासायनिक रूप से स्थिर पदार्थ होता है। ये नष्ट जल्दी नहीं होता, लगभग ये कई हजारों साल तक ऐसे ही रह सकता है। अब ये स्पोरोपोलिन पदार्थ करता क्या है, जो परागकण का निर्माण होगा ना, परागकण की बाह्य परत को बनाता है। परागकण की क्या करता है, बाह्य परत को बनाता है, या तो ऐसे भी कहते हैं जो परागकण का बाहरी परत होता है उसके अंदर स्पोरोपोलिन पदार्थ पाया जाता है। और स्पोरोपोलिन बनता कैसे है, टेपिटम से बनता है। और टेपिटम क्या है, टेपिटम लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत है। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, टेपिटम टेपिटम पोलन किट बनाता है। अब देखो, टेपिटम क्या करता है, पोलन किट बनाता है। अभी पोलन किट क्या होता है, ये परागकण आवरण, यानी जो परागकण होता है उसके ऊपर पाया जाता है पोलन किट। और पोलन किट करता क्या है, चिपचिपा होता है। ये चिपचिपा होता है, ये चिपचिपापन प्रदान करता है परागकण को। यानी पोलन किट का निर्माण कौन करेगा, टेप्टम करेगा। टेप्टम करता क्या है, परागकण के बाहर पाया जाएगा, कैसा होगा, चिपचिपा होगा। और ये पोलन किट पाया जाता है वायु परागित पौधे में। ये बात आप ध्यान रखना, ये वायु परागित क्या होता है हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। ये बात आपको वहां मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, ये किस में काम आता है, वायु परागित पौधे में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। ये पोलन किट क्या होता है, परागकण के बाहर पाया जाता है, परागकण को चिपचिपा प्रदान करता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। और देखो एक काम क्या है, यह कैलोज एंजाइम बनाता है। कैलोज एंजाइम लघु बीजाणुधानी को अलग करने में मदद करता है। अब देखो, जब जब लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है, लघु बीजाणुधानी 4 लघु बीजाणुधानियों का एक साथ निर्माण होता है। वो 4 लघु बीजाणुधानियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अब उन आपस में जुड़ी हुई लघु बीजाणुधानियों को अलग करने के लिए कैलोज एंजाइम काम करता है। कैलोज एंजाइम बनता कहाँ है, टेपिटम से बनता है। ठीक है, टेप्टम इसका निर्माण करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, लघु बीजाणुधानी की संरचना। देखो, अभी हम आपने वहां पर हमने ये बता दिया, मैंने ये फिर से आपको रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, हमने पढ़ा, हमने देखा कि ये क्या होता है, ऐसी हमारा परागकोश की
की संरचना होती है। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लघु बीजाणु ध्वनि। इस लघु बीजाणु ध्वनि को हम यहाँ बड़ा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जब लघु बीजाणु ध्वनि को हमने जूम किया तो सबसे जो बाहर परत पाई गई, ये जो हरा हरा दिख रही है, इसको हमने कहा बाह्य त्वचा। इसके बीच में जो है पीला पीला परत पाई जा रही है, इस पीले पीले परत को हम कहते हैं अंतः त्वचा। इसके बाद जो ये परत पाई जा रही है रेड रेड, रेड रेड वाले को मध्य परत कहते हैं। और मध्य परत के बाद जो हरी, ये हरी हरी जो परत पाई जा रही है, इसको कह रहे हैं टेपिटम। और इसके अंदर क्या होती है, लघु बीजाणु जनक कोशिका होती है, हमने अभी आपको बताया, यानी लघु बीजाणुधारी मात्र कोशिका भी इसको बोल सकते हैं। फिर इसकी लघु बीजाणु जनन कोशिका से क्या बनेगा, लघु बीजाणु का निर्माण होगा। ये देखिए लघु बीजाणुधारी, लघु बीजाणु यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके आगे का हम अगले पार्ट में देखेंगे। आप जो इतना इस पार्ट में पढ़ाया गया, आप इसको अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से नोट्स बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।